दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जिसने पूरे देश को और खासकर हमारे एजुकेशन सिस्टम को हिला कर रख दिया है। ये सिर्फ एक आम धोखाधड़ी की कहानी नहीं है। ये लाखों छात्रों के भविष्य और उनके सपनों के साथ हुए सबसे बड़े खिलवाड़ की कहानी है। तो चलिए इस पूरे नीट पेपर लीक घपले के एक एक पहलू को बारीकी से समझते हैं। 1 मिनट के लिए बस इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ये हकीकत वाकई हैरान करने वाली है। हुआ ये कि 2 मई को राजस्थान के सीकर में एक हॉस्टल से एक गेस्ट पेपर सामने आता है और जब अगले दिन असली परीक्षा होती है ना, तो 180 में से 135 सवाल इस गेस्ट पेपर से बिल्कुल हूबहू मैच हो जाते हैं। सिर्फ 45 सवाल नए थे। मतलब 135 सवाल एक कतार में बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के बदलाव के बिल्कुल वही थे। ये कोई तुक्काबाजी या कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ये एक बहुत बड़ा खुलासा था। 22 लाख। जरा इस नंबर की ग्रेविटी को समझने की कोशिश कीजिए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन सभी छात्रों की संख्या है जो इस मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं। देश के आगामी डॉक्टर्स कौन होंगे और हमारी आम जनता की स्वास्थ्य प्रणाली का आधार कैसा होगा, ये इस एक परीक्षा से तय होता है। तो जब ऐसी परीक्षा पर सवाल उठते हैं तो इसका असर इन 22 लाख उम्मीदवारों के सपनों पर बिल्कुल सीधा पड़ता है। तो सबसे पहले आते हैं सेक्शन 1 पर, ट्रेसिंग द पेपर लीक ट्रेल। चलिए देखते हैं कि आखिर शुरू कहां से हुआ। ये कोई छोटी मोटी चोरी तो थी नहीं, ये किसी मूवी के हाइस्ट जैसा एक बेहद सोफेस्टिकेटेड और प्री प्लान्ड ऑपरेशन था। स्रोत के अनुसार शुरुआत होती है महाराष्ट्र के नासिक की एक ऑथराइज्ड प्रिंटिंग प्रेस से। वहां डिजिटल मॉनिटरिंग से बचने के लिए एक हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद डेटा ट्रांसफर को छुपाने के लिए उन्होंने एक हिडन शैडो सर्वर का यूज किया और आखिर में पकड़े जाने से बचने के लिए इस लीक हुए असली पेपर को 410 सवालों के एक गेस्ट पेपर के बीच मिक्स कर दिया गया। अब जरा इस ऑपरेशन की टाइमलाइन देखिए। परीक्षा से 1 महीने पहले ही इसकी पूरी ब्लूप्रिंट तैयार हो चुकी थी। 26 अप्रैल को गुड़गांव के एक डॉक्टर ने इस पेपर को 30 लाख रुपए में बेचा। फिर 29 अप्रैल आते आते ये उम्मीदवारों के बीच बांटा जाने लगा और 2 मई को परीक्षा से ठीक पहले ये पेपर सीकर के एक एजेंट तक 5 लाख रुपए में पहुंच गया। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि कैसे एक हाईली एक्टिव इंटरस्टेट ब्रोकर नेटवर्क काम कर रहा था। इन सभी चीजों के बीच एक छोटा सा डिजिटल फुटप्रिंट जांच का सबसे बड़ा सबूत बन गया। आप सब व्हाट्सएप यूज करते हैं, राइट? आपने वो फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स वाला टैग जरूर देखा होगा। शुरुआत में जब शिकायतें आईं तो लोकल पुलिस ने उन्हें अफवाह मानकर खारिज कर दिया था, लेकिन जब स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने जांच की तो उन्होंने पाया कि व्हाट्सएप पर जिन मैसेजेस से पेपर भेजा गया था उन पर यही टैग लगा था। इस एक छोटे से टैग ने साबित कर दिया कि ये पेपर पिछले कई हफ्तों से हजारों लोगों के बीच घूम रहा था। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, की प्लेयर्स एंड पॉलिटिकल टाइज। इस खेल के मुख्य खिलाड़ी आखिर कौन थे? यहां आरोपी दिनेश बिनवल का प्रोफाइल खुलकर सामने आता है। जांच के हवाले से बताया गया है कि दिनेश भारतीय जनता युवा मोर्चा का सदस्य रहा है। ऑनलाइन उनकी ऐसी कई तस्वीरें मिली हैं जिसमें वो राजस्थान के शिक्षा मंत्री और दूसरे नेताओं के साथ खड़े हैं और उन्होंने चुनावी प्रचार भी किया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला तथ्य क्या है? पिछले ही साल इन्हीं के परिवार के 4 सदस्यों ने नीट की परीक्षा क्लियर की थी। अब आप खुद सोचिए, इन तथ्यों ने इस जांच में कितने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सेक्शन 3, ऑफिशियल रिस्पॉन्सेज एंड डिनायल्स। जब ये सब हो रहा था तो अथॉरिटीज का क्या कहना था? यहां पर आकर अथॉरिटीज के स्टेटमेंट्स में एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिखता है। एक तरफ राजस्थान एसओजी बिल्कुल सीधा दावा कर रही थी कि इस लीक का मुख्य केंद्र नासिक था, पर वहीं दूसरी तरफ नासिक पुलिस ने आकर इन दावों को पूरी तरह बेसलेस बता दिया और कहा कि पेपर वहां प्रिंट ही नहीं हुआ। मतलब एक ऐसे वक्त पर जब लाखों छात्र इंसाफ का इंतजार कर रहे थे, हमारे सिस्टम्स के बीच ये अजीब सा ब्लेम गेम चल रहा था। और इस सब अफरा तफरी के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल का ये बयान आता है। उन्होंने कहा, कोई पेपर मार्केट में नहीं आया। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा पेपर लीक हुआ है। उनका कहना था कि भले ही एक पीडीएफ मार्केट में सर्कुलेट हो रहा था जिसके सवाल एग्जाम से मैच हुए, पर प्रैक्टिकली इसे एक मुकम्मल पेपर लीक नहीं कहा जा सकता। अब आप ही बताइए, इस टेक्निकल डिफेंस ने स्थिति को संभाला या लोगों का गुस्सा और बढ़ा दिया? और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ऐसी स्थिति पहली बार नहीं आई है। 2024 में भी ऐसी ही हैरत अंगेज गड़बड़ियां सामने आई थीं। बिना किसी लॉजिकल रीजन के ग्रेस मार्क्स बांट दिए गए, 67 छात्रों को परफेक्ट स्कोर्स मिल गए और उस वक्त भी जमकर विरोध हुआ था। पर क्या कुछ बदला? दुर्भाग्य से कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म या जवाबदेही तय नहीं हुई। सिस्टम बस चलता रहा।
सेक्शन 4 द कॉस्ट टू स्टूडेंट्स। इन सब का आखिर असर किस पर पड़ा? यह समझना बहुत जरूरी है कि एक विद्यार्थी और उसके परिवार पर इस वक्त क्या बीतती है। यह सिर्फ एक परीक्षा की डेट आगे बढ़ने की बात नहीं है दोस्तों। महीनों की कड़ी मेहनत एक झटके में मिट्टी में मिल जाती है। परिवारों ने कोचिंग फीस पर जो लाखों रुपए लगाए होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। बच्चों ने अपनी नींद, अपने दोस्ती यार, अपना पूरा सोशल जीवन दांव पर लगाया होता है। जब इतनी मेहनत के बाद सिस्टम उन्हें धोखा देता है तो उस पुनर्परीक्षा के प्रेशर का उनके मानसिक स्वास्थ्य पर जो असर पड़ता है वो वाकई बेहद दर्दनाक होता है। आखिर में आते हैं सेक्शन 5 पर, बिल्डिंग अ बैकअप प्लान। ऐसे अनस्टेबल माहौल में आगे क्या किया जाए? यहां पर एक बहुत ही बेहतरीन नजरिया निकलकर सामने आता है। कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। ये कोट याद रखने लायक है। जिंदगी के मायने सिर्फ एक हाई स्टेक्स एग्जाम पास करने तक सीमित नहीं है। अंधी दौड़ का हिस्सा बनने की बजाय अगर हम अपनी क्षमताओं को पहचानें और उत्कृष्टता पर फोकस करें तो वो लंबा और ज्यादा सफल रास्ता है। क्योंकि सच तो ये है कि आज के समय में ट्रेडिशनल रास्तों के अलावा भी बहुत दुनिया है। कई ऐसी हाई ग्रोथ फील्ड्स हैं जहां बेहद अच्छी ग्रोथ और दिलचस्प काम मौजूद है, जैसे डेटा साइंस, UI UX डिज़ाइन, सस्टेनेबिलिटी, कंटेंट क्रिएशन या फिर स्पोर्ट्स एनालिटिक्स और क्लाइमेट रिसर्च। इन फील्ड्स में आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं जो उन पुराने घिसे पिटे रास्तों से बिल्कुल अलग हैं। और इन बेहतरीन विकल्पों को एक्सप्लोर करने के लिए इस विश्लेषण के स्रोत मटेरियल में एक कारगर रिसोर्स का जिक्र किया गया है, 100 करियर्स गाइड। ये एक शानदार स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है जो छात्रों को उनके पैशन और पर्सनालिटी के हिसाब से एक प्रभावी प्लान बी बनाने में मदद करता है, ताकि फ्यूचर में अगर एक दरवाज़ा बंद भी हो जाए तो दूसरे 100 दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले रहें। तो इस पूरे विश्लेषण को हम एक सीधे लेकिन बहुत ही चुभने वाले सवाल के साथ खत्म करेंगे। अगर ये बड़ी परीक्षाएं किसी के पूरे भविष्य का निर्माण करती हैं तो इन परीक्षाओं की पवित्रता और ईमानदारी की रक्षा आखिर कौन कर रहा है? सोचिए इस बारे में, क्योंकि जब तक सच में जवाबदेही तय नहीं होती, ये सवाल देश के पूरे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर एक तलवार की तरह लटकता रहेगा।